हेलो बच्चों, क्लास 12th का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट 6 लेकर हम हाजिर हैं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आपको याद होगा ग्रेविटेशन का जो चैप्टर हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था, उसके अंदर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों में फ़र्क है बच्चों काफ़ी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली थी वो एक ऐसे फोर्स के लिए निकाली थी, ऐसे फोर्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकाली थी जो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम फाइंड आउट करेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। नो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या कि जब हम एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, मान लिया कोई कॉन्फ़िगरेशन है फील्ड का, वहाँ पर हम बाहर से चार्जेस को लेके आएँ और उस फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में हम इकट्ठा करता जाएं, उनको प्लेस करते जाएं। तो जितने चार्जेस को आपने वहाँ ला के प्लेस किया है उस फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में, और उनके लिए जो टोटल वर्क आपने किया है, दैट वर्क डन विल गिव द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। उस सिस्टम में उस टाइम जितने भी चार्जेज हैं उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है और जो चार्जेज का मैग्नीट्यूड है वो कितना है। कॉन्फ़िगरेशन पे और चार्जेज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ऑल चार्जेज इन ए गिवन फील्ड कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करेंगे तो फिर हमें गिवन फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को लेके मूव कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आपने किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफाइन कर, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बच्चों वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कोई भी चार्ज आप मूव करवा के लेके आए हो तो यहाँ से वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन आ जाएगा Q इंटू वी। हेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। अगर एक पॉइंट हम इन्फिनिटी पे ले लेते हैं तो इसको हम पोटेंशियल बोल देते हैं। तो अगर हम ये कहें कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B इन ए गिवन फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, दैट कैन बी रिटन एज Q इंटू पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क डन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं हम। मान लेते हैं सबसे पहला हम दो केस में हम इसको करेंगे, एक फील्ड फ्री कॉन्फ़िगरेशन और एक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ। मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझिए, इसका मतलब क्या है। फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवा के इन्फिनिटी से लेके आए हो और जिस रीजन में लाके आपने रखा है उस रीजन में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और अगर फर्स्ट चार्ज को लेके आए और उस चार्ज को लेके जहां से आप इन्फिनिटी से लेके आए हो एक ऐसे रीजन पे लेके आ रहे हो जहां पहले कोई फील्ड था ही नहीं, दैट इज फील्ड फ्री कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले फील्ड फ्री कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला हम केस करेंगे बच्चों फील्ड फ्री स्पेस। फील्ड फ्री स्पेस, तो फील्ड फ्री स्पेस में कैसे फाइंड आउट करेंगे ये एक बार हम देखते हैं। मान लेते हैं एक चार्ज है बच्चों इन्फिनिटी पे, लेट्स कंसीडर चार्ज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का बेसिक मीनिंग ये होता है कि चार्ज पार्टिकल की किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ कोई फर्दर इंटरेक्शन नहीं है, दैट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी से लेके आया बच्चों और एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेके आया और मान लिया उसको मैंने यहां ला के रख दिया, लेट इट इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए। क्या केस है? फील्ड फ्री स्पेस है। अगर फील्ड फ्री स्पेस है तो अकेले चार्ज को, सिंगल Q1 चार्ज को अगर आप फील्ड फ्री स्पेस में लेके आ रहे हो तो कोई फील्ड के अगेंस्ट आपने काम करना ही नहीं पड़ा क्योंकि फील्ड ही नहीं था। तो वर्क डन क्या आएगा? 0 आएगा। तो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज को जब आप एक फील्ड फ्री स्पेस में मूव करवा रहे हो, देन नो वर्क इज डन,
ऑन दैट चार्ज टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है। आप कहोगे सर जीरो क्यों आया, क्योंकि देखो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, जिस पॉइंट पे लेके वहां ऑलरेडी कोई पोटेंशियल था ही नहीं, क्योंकि फील्ड नहीं था, कोई कॉन्फिगरेशन नहीं था, यहाँ पे जीरो। तो वर्क डन आएगा जो चार्ज मूव करवाया है मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। बी का मतलब यहाँ पोटेंशियल जीरो, यहाँ पोटेंशियल जीरो, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। अब हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं इन्फिनिटी से। लेट अस कंसीडर अनदर चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। लेट दिस चार्ज इज Q2 और इन यहाँ जैसे बच्चे यहाँ रखा आपने तो इनके बीच का स्पेसिंग आ गया R12। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। R12 लिखने का एक बेसिक मतलब मेरा ये है, इसका बेसिक मीनिंग ये है कि ये दोनों कौन से दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए मैंने इसको R12 लिख दिया है। अदरवाइज इसका कोई और बेसिक मीनिंग नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक, तो ये बच्चों A हो गया, ये हो गया B। अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन किस चार्ज का, चार्ज Q2 का। केवल Q2 चार्ज को लेके आने में कितना वर्क किया है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में, इन्फिनिटी और कहाँ लेके आए बच्चों उसको, बी पॉइंट पे। तो वर्क डन क्या आएगा, चार्ज कौन सा लेके आए Q2 मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड बी। कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से, कहाँ लेके आए बी पर। तो कहाँ लेके आए बी पर, पोटेंशियल एट बी, माइनस कहाँ से लेके आए इन्फिनिटी से, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है, अब अगर हम ये देखें ये Q2 इंटू वी बी, इन्फिनिटी पे तो जीरो हो गया। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एट बी। अब की बार P पे पोटेंशियल होगा, क्यों होगा, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी एक चार्ज वहां रखा हुआ था, तो उसका फील्ड जो है उसके अगेंस्ट हम इसको लेके आए हैं। इसको किसी के अगेंस्ट नहीं लेके आए क्योंकि फील्ड ही नहीं था। जब सेकंड को लेके आए तो ऑलरेडी फील्ड था, किसकी वजह से था बच्चों, Q1 की वजह से। तो इस पॉइंट पर हमने पोटेंशियल देखना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल एट बी जो है, यहां पर पोटेंशियल एट बी जो है वो कितना है बच्चों, पोटेंशियल एट बी है किसकी वजह से है, इसकी वजह से है। तो इसका पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का इसके ऊपर क्या है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, KQ1 डिवाइड बाई R12। पोटेंशियल आ गया, इस पोटेंशियल की वैल्यू यहां पुट कर दो। सो हमें मिल गया KQ2 इंटू KQ1 डिवाइड बाई R12। तो यहां से एक्सप्रेशन आ गया बच्चे KQ1 Q2 डिवाइड बाई R12। ध्यान रखें बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन आया है ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आया है, इसको एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे हम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन टू मूव चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया था मैंने, इट इज द सिस्टम ऑफ, किस पे डिपेंड करता है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो कॉन्फ़िगरेशन कितने चार्जेस का हुआ, दो चार्जेस का। तो अब अगर आपसे कोई कहे हेंस potential energy due to configuration of two charges, due to configuration of two charges। दो चार्जेस कॉन्फ़िगरेशन की जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की आएगी, दैट इज इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। दिस इज द टोटल वर्क डन। और जो टोटल वर्क डन आएगा वो टोटल वर्क डन क्या देगा बच्चों, वो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी देगा। दोनों का सम कर दो, इसका कितना है जीरो, इसका कितना है बच्चों ये। तो टोटल वर्क डन आ जाएगा KQ1 Q2 डिवाइड बाई R12। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस व्हेन बोथ चार्जेस प्लेस्ड इन ए फील्ड फ्री स्पेस। मतलब पहला जब Q1 चार्ज ले गया था कोई फील्ड वहां पर नहीं था, ठीक है। तो उस केस में हमारा एक्सप्रेशन ये बनेगा। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया बच्चे यहाँ पर। स्टैंडर्ड अगर फॉर्मूला हम बात करें,
स्टैंडर्ड फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अगर दो चार्ज के लिए आपने कभी भी लगाना है तो उसका फॉर्मूला बच्चों ये आ जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या था, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक चार्ज, केवल इस चार्ज का हम जिक्र कर रहे हैं, इसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा वहाँ पर, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर आर होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चे के Q1 Q2 बाई आर। अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो इन चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर दोनों चार्जेज पॉजिटिव हैं, अगर दोनों चार्जेज क्या हैं, पॉजिटिव है, तो वर्क डन आएगा बच्चों और जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर दोनों चार्जेज नेगेटिव हैं तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। अगर दोनों में से कोई एक चार्ज नेगेटिव है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी बच्चों, क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। दूसरी बात, हम ये जो एक्सप्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर हमने जो स्टैंडर्ड है जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मानी है, इन्फिनिटी पे मानी है, यानी हमारा रेफरेंस इन्फिनिटी पे है। आप अपने अकॉर्डिंग रेफरेंस चेंज कर सकते हो, जैसे आप रेफरेंस चेंज करोगे पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, उसका एक्सप्रेशन है, उसका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। जैसे इस चौक की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपसे कोई पूछे इसके रिस्पेक्ट में बताओ भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो जीरो आएगी इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कहोगे तो क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में कहोगे तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब रेफरेंस अगर मान लिया आपने जीरो रेफरेंस इसको मानना है तो एनर्जी नेगेटिव हो गई, इसको अगर जीरो रेफरेंस माना तो इसकी एनर्जी जीरो हो गई, और इसको अगर आपने ग्राउंड को जीरो मानना है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा कि हमारी एनर्जी क्या आएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये तो टू चार्जेज के लिए था, एक और थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी, SI यूनिट होती है जूल, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो जूल है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसलिए हम यहाँ पर उसको डिफाइन नहीं करेंगे। तो इस एटॉमिक लेवल पर जो यूनिट हम डिफाइन करेंगे वो होगी बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होगा 1.6 10⁻⁻19 जूल, ये मतलब होगा बच्चे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बेसिक सा मतलब क्या है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या सिंगल एक प्रोटॉन है, वो अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से उसको एक्सेलरेट करवाया गया है, मान लिया मैंने ये दो प्लेट ले ली, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, यहाँ कितना बच्चों 1 है, और मैंने एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रख दिया बीच में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसको एक्सेलरेट करवाएगा, उसके अंदर एनर्जी क्रिएट करेगा। तो जो वो एनर्जी आएगी दैट एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, भले ही स्केलर है लेकिन ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना। स्केलर है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आमतौर पर हम जो यूनिट यूज करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप निकालें जूल कितने होंगे, 1 मेगा में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -13 जूल। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा बच्चे 1.6 10⁻⁻16 जूल, ठीक है। आमतौर पर ये यूज करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर होता 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिली एम छोटा होगा, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा 1.6 10⁻⁻22 जूल, क्योंकि 1 मिली 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो ये तो बच्चे हमारे लिए दो कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम था। अब आपको एक बात और मैं यहाँ बता दूं, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो लिखा था आपने -dV/dr। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें, अगर वर्क डन की टर्म में लिखना चाहें तो क्या बनेगा, या एनर्जी की टर्म में हम लिखें तो फिर आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वो एक देखने वाली बात होगी। आपको ये पता बेटे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर मान ले लिया F.dr इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है।
क्या होता है बच्चों, वर्क डन। और वर्क डन जो कर रहे हो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, डी यू के इक्वल। तो एफ डॉट डी आर बन जाएगा एफ डी आर माइनस साइन साथ में, तो यहाँ एक और एक्सप्रेशन बड़ा मजेदार आ गया, माइनस डी यू बाई डी आर। कंजर्वेटिव फोर्स अगर है, और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव अगर फोर्स है तो दो एक्सप्रेशन देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में रिलेशन देख रहे हो तो आएगा पोटेंशियल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म में अगर रिलेशन देखा है तो किसके लिए आएगा, वो आएगा बच्चों किसके लिए, पोटेंशियल के लिए, जिसको हमने पीछे पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पढ़ा था हमने, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और यहां जो हमने पढ़ा है नीचे, ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऊपर तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा, नीचे आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन। दिस इज फोर्स बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद पोटेंशियल ग्रेडियंट। दोनों में बहुत फर्क है, तो कई बार इन रिलेशंस की जरूरत पड़ जाती है, तो इसको जरूर आप ध्यान रखें। जैसे पोटेंशियल में किया था, एक्सप्रेशन रिजल्ट वही के वही आएंगे सारे के सारे। ये 2 चार्जेस का था। अब मान लेते हैं हम 3 चार्जेस के लिए निकालना चाहते हैं, फॉर 3 चार्जेस। तो 3 चार्जेस के लिए क्या आएगा, मान लेते हैं एक इन्फिनिटी से एक थर्ड चार्ज हम लेके गए और उसको यहां रख दिया, लेट दिस इज Q3। ये पॉइंट ले लेते हैं C, जैसे ये पॉइंट क्या लिया था हमने, B लिया था, ये पॉइंट ले लिया बच्चों C। अब ये चार्ज Q3 A पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, R13 पे, और B से कितना डिस्टेंस पे बचे, क्योंकि ये चार्ज हमारा Q2 था, तो C से और B की डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, R23। मैं फिर कह रहा हूं R13, बस ये इसलिए हमने 13 लगाया है कि आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि ये 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस है, और 2 3 का मतलब 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस है, ठीक। तो अब इसमें वर्क डन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे थर्ड चार्ज को लेकर, क्योंकि फर्स्ट चार्ज को निकाल लिया हमने वर्क डन लाने के लिए, सेकंड चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन होगा, तो थर्ड चार्ज के लिए पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन फॉर थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना होगा, W3। पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय चार्ज Q3। वर्क डन का सीधा सा फॉर्मूला है, जिस चार्ज को लेके आए हो उस चार्ज की मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। कौन से पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, जहां से लेके आए हो और जहां लाके रखा है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, C पे पोटेंशियल आ जाए VCQ3। अब इसका पोटेंशियल देखो कितना लिखोगे आप, VC पोटेंशियल एट C, पोटेंशियल एट C अगर निकालोगे तो कैसे आएगा, देखो पोटेंशियल C पे दो की वजह से है, पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 चार्ज, पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q2 चार्ज। तो Q1 और Q2 चार्ज की जैसे पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा K Q डिवाइड बाई R1। Q1 चार्ज का पोटेंशियल आ जाएगा किस पॉइंट पे बच्चों, Q1 चार्ज का C पे जो पोटेंशियल आएगा K Q1 बाई R13, और Q2 चार्ज का पोटेंशियल इस पे C पे आएगा K Q2 बाई R23। दिस इज द पोटेंशियल एट C। तो C का पोटेंशियल पता चल गया, यहां वैल्यू रख दो, K Q1 बाई R13 प्लस K Q2 डिवाइड बाई R23 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा, कौन से चार्ज को लेके आए हो, Q3 को। तो ये देखिए बच्चे यहां एक्सप्रेशन बन गया K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। दिस इज द वर्क डन टू मूव द थर्ड चार्ज। तीसरे चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क डन कितना किया है, पहले चार्ज का वर्क, दूसरे चार्ज का वर्क और तीसरे चार्ज का वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क जब निकालोगे आप 3 चार्जेस को इकट्ठा करने का, वो आएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। फर्क समझ में आया ना, ये तीसरे चार्ज को लाने का वर्क है, ये
3 चार्ज की एनर्जी नहीं बची, केवल तीसरे चार्ज को लाने में कितना वर्क किया है, लेकिन इससे पहले दूसरे चार्ज को लाने में भी हम वर्क कर चुके हैं। तो तीनों को इकट्ठा करने में टोटल कितना वर्क हुआ वो आ जाएगा, पहले को लाने में जो वर्क किया, दूसरे को लाने में जो वर्क किया, तीसरे को लाने में जो वर्क किया। अब तीनों को जोड़ोगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्या एक्सप्रेशन बनेगा देखो, पहला 1 को लाने में कितना वर्क किया 0, सेकंड को लाने में कितना वर्क किया Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23. This is electric potential energy for the system of 3 charges. कितने चार्ज के लिए बच्चों? 3 चार्ज के लिए। अब अगर 4 चार्ज के लिए निकालते तो क्या आएगी? डायरेक्ट लिखूंगा, अब मैं एक्सप्रेशन नहीं करूंगा। 4 चार्जेस, 4 चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? वर्क डन फॉर फर्स्ट, दूसरे को लाने के लिए, तीसरे को लाने के लिए और फोर्थ को लाने के लिए टोटल जो वर्क करना पड़ेगा वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बच्चों U इज इक्वल टू, फोर्थ को लाने के लिए मान लिया बेटे फोर्थ चार्ज को मैं यहाँ ले आया, ए यहाँ से गया, इसको थोड़ा सा अगर साफ कर दें हम, फोर्थ चार्ज को मान लिया यहां से लेके आए और यहां रख दिया इन्फिनिटी से, ये पॉइंट ले लिया बच्चों D। तो Q1 से Q4 की डिस्टेंस R14, Q2 की डिस्टेंस R24 और 3 की डिस्टेंस R34। इस तरह से हम अलग अलग डिस्टेंस दिखा देंगे। तो 4 चार्ज, चारों चार्ज का निकालना, पहले चार्ज का वर्क 0, दूसरे का चार्ज वर्क आपको पता बेटे K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12, तीसरे चार्ज को लेकर आने के लिए जो वर्क किया K Q1 Q3 R13, K Q2 Q3 R23। ये तो आ गया 3 चार्जेस का, लेकिन 4 चार्ज को भी जब रखो तो उसका वर्क डन भी आपको जोड़ना पड़ेगा साथ में। तो फोर्थ को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? Q4 को किसके अगेंस्ट लेके आए? 1 के अगेंस्ट, 2 के अगेंस्ट और 3 के अगेंस्ट। तो इनका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या आएगा? Q1 Q4 बाई R14, इसका पोटेंशियल आएगा बच्चों K Q3 बाई R34, इसका पोटेंशियल आ जाएगा K Q2 डिवाइड बाई R24। दोबारा सुन लें, डी पे पोटेंशियल पता करना है, इसकी जैसे, इसकी जैसे और इसकी जैसे। इसका पोटेंशियल आएगा K Q1 बाई R14, इसका पोटेंशियल आएगा K Q3 बाई R34, इसका पोटेंशियल आ जाएगा K Q2 बाई R24 और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे टोटल पोटेंशियल को? Q4 से। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा K Q1 Q4, 4 को लेके आए 1 के फील्ड में, 4 को लेके आए 2 के फील्ड में, 3 को लेके आए 4 को लेके आए 3 के फील्ड में, Q3 Q4 डिवाइड बाई R34, ये आ जाएगा। दिस इज द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग 4 चार्जेस एंड हेंस द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 चार्जेस। तो कितनी टर्म आ गई? 1 2 3 4 5 6। 3 चार्ज थे तो 3 टर्म्स आई, 4 चार्ज है तो कितने आए बेटे? 6। 5 चार्जेस होंगे तो 10 टर्म आएंगी। तो जब भी आपको ये पता करना टोटल कितनी टर्म्स होंगी, उसके लिए आप 5C2 का फॉर्मूला लगा दो, या NCR बोलते हैं इसको, NCR। N का मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, और एक टाइम पे कितने चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं? 2 चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसको लिख देंगे N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। इससे पता चल जाएगा टर्म कितनी है। वैसे कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है इसकी। अगर आपने मान लिया 5-6 चार्ज दे दिए, 6 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, आपको गड़बड़ होगी, कोई ना कोई एनर्जी शायद छूट गया, कोई ना कोई इंटरेक्शन, तो आप ये पता कर लोगे इंटरेक्शन पॉसिबल कितनी होंगी पहले, तो ये आप इससे पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था बच्चे आपका। अब N चार्ज के लिए क्या होगा? 4 N चार्जेज,
n चार्जेस। n चार्जेस के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी आती समेशन क्यू वाई, क्योंकि देखो बच्चे दो वेरिएबल हैं, दोनों चार्जेस लगातार वेरी कर रहे हैं, तो i और j दो समेशन हम यूज करेंगे, क्यू आई क्यू जे डिवाइड बाई आर आई जे इंटू के। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये सही नहीं है, अभी इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। पहली करेक्शन क्या होगी, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि i और j कभी भी बराबर नहीं होंगे। I will not be equal to j because self interaction does not result any energy change। सेल्फ इंटरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा, प्ले नो रोल, क्योंकि सेल्फ इंटरेक्शन होगी ही नहीं बच्चों। सेल्फ इंटरेक्शन का मतलब क्या है, एक चार्ज खुद के साथ थोड़े इंटरेक्ट करेगा, तो Q1 है, उसको दूसरा चार्ज चाहिए कोई इंटरेक्ट करने के लिए। इसका मतलब I, जैसे मान लो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, I नॉट इक्वल टू J। दूसरी बात आप खुद देखो बच्चे, मान लो मैंने I रख दिया 1, J ले लिया 2, या I 2 ले लिया, J 1 ले लिया। अगर ये सिचुएशन दे दी, फिर क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर इसको 1 रख दिया, इसको 2 रख दिया, या इसको 2 रख दिया, इसको 1 रख दिया, बात तो वही आ गई। यानी एक ही इंटरेक्शन को दो बार काउंट कर लिया हमने, तो हमारा जो रिजल्ट है ये जो रिजल्ट देगा ये डबल देगा, ठीक है ना। यानी एक इंटरेक्शन कितनी बार काउंट कर लिया, इसने 2 बार काउंट कर लिया है। तो हमें क्या है, हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, तो इसको हमने 1/2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डबलिंग अवॉइड हो सके। तो 1/2 तो आ गया बच्चे एक अलग से, एक I इज इक्वल टू 1 to n, J इज इक्वल टू 1 to n अलग अलग, और I नॉट इक्वल टू J। अब आप लिख दो इसको QI QJ डिवाइड बाई RIJ। दिस इज एन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, लेकिन याद रखें ये मैंने जो एक्सप्रेशन अभी निकाला है ये किसके लिए निकाला है, ये फील्ड फ्री कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकाला है। फील्ड फ्री कॉन्फ़िगरेशन, फील्ड फ्री कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें पूछा जाए कि अगर फील्ड होता वहां पर ऑलरेडी तो क्या रिजल्ट आता, मैं ज्यादा दोबारा डिराइव नहीं करूंगा, इसी में बताऊंगा आपको रिजल्ट कहां कहां क्या फर्क पड़ेगा। जब बच्चों आप यहां पर मान लेते हैं जो ये रीजन था, इस रीजन में जब चार्ज Q1 को लेके आए, तो उस टाइम जब Q1 को लेके आए ऑलरेडी वहां पर फील्ड था, तो उस फील्ड की वजह से इस Q1 को लाने में भी आपको वर्क करना पड़ेगा। उस केस में हम W1 को 0 नहीं कह सकते, उस केस में बच्चे W1 आएगा कुछ ना कुछ। क्या आएगा, W1 आएगा, कैसे निकालोगे, चार्ज Q1 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस A और इन्फिनिटी के बीच का। अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, 0। अब A पे पोटेंशियल होगा किसकी वजह से होगा, जो फील्ड वहां दिया हुआ है, उस दिए हुए फील्ड का पोटेंशियल हम VR मान लेते हैं, तो ये आ जाए बच्चे Q1 VR। कोई ना कोई पोटेंशियल उस R डिस्टेंस पर जितना भी होगा उसको बच्चे हम क्या लिख देंगे, Q1 VR1। तो अब की बार अकेले चार्ज के लिए भी क्या हुआ बच्चे, वर्क डन हुआ है। क्लियर होगी बात। अब लेके आते हैं सेकंड चार्ज को। सेकंड चार्ज को लाने में पहले हमने केवल इसके अगेंस्ट काम किया था, तो वो तो आ गया था बच्चे इतना वर्क। लेकिन अब क्या होगा, अब जब इसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो तो साथ में इस फील्ड के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, तो इसके अंदर ऑलरेडी फील्ड है। अब फील्ड फ्री स्पेस नहीं है, ये ऑलरेडी वहां पर फील्ड है, फील्ड स्पेस है, कुछ ना कुछ पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था, किसी की वजह से भी हो सकता है, कोई ना कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होगा, हमें दिया नहीं, लेकिन ये कह दिया यहाँ पर फील्ड है। हमें ये बोल दिया गया कि इस रीजन में फील्ड है। तब आप पहले चार्ज को लेके आए तो भी वर्क हुआ, दूसरे चार्ज को लेके आए, दूसरे चार्ज को लाने में 2 के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, एक Q2 Q1 के अगेंस्ट, वो हमने निकाल दिया, साथ में Q2 के अगेंस्ट, Q1 के अगेंस्ट तो ये आ गया बच्चों, साथ में फील्ड के अगेंस्ट, उस फील्ड का चार्ज वर्क कितना आएगा, कौन सा चार्ज लेके आए, Q2। किसके फील्ड में, कोई ना कोई रीजन था वहां पर, तो उस रीजन में उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल पक्का होगा, वो आपको प्रॉब्लम में दे देगा भाई इस तरह का पोटेंशियल है, वो आप उस टाइम रखना पड़ेगा आपको। तो उस वहां का पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है, VR2। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है, जो 3 इक्वेशन है, ये मॉडिफाइड होके कुछ इस तरह से आ जाएगी, लाइक दिस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब 2 चार्जेस का वर्क डन टोटल निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 चार्जेस। अब क्या बनेगा, पहले केस में तो ये थी, कब थी ये तब आई थी जब फील्ड फ्री स्पेस था, लेकिन अब फील्ड होने की वजह से 2 क्वांटिटी बढ़ गई आपकी, एक तो ये बढ़ गई और एक बच्चों ये बढ़ गई। तो अब की बार अगर टोटल वर्क डन लिखेंगे
तो एनर्जी जो बनेगी टू चार्जेज की वो ये बनेगी K Q1 R1, K की बजाय यहां V था ना, इसको ऐसे लिख लो। W1 वर्क कितना आया है V R1, एक मिनट, दो चार्जेज का टोटल वर्क क्या बनेगा बच्चों, क्या वर्क बनेगा पहले का W1 प्लस W2। W1 कितना है Q1 V R1, इस R1 ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इस ये बता रहा है कि R1 डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको V, प्लस W2 कितना आया, W2 आएगा Q2 V R2 प्लस K Q1 Q2 divided by R12. This is the electric potential energy of the system of two charges when placed in a field region। ऐसे कोई फील्ड रीजन है वहां पर अगर उसको प्लेस करोगे तो ये रिजल्ट बनेगा बच्चों उसका। आई बात समझ में। थ्री चार्जेस के लिए ये निकाला था। इसमें कितनी टर्म्स और ऐड हो जाएंगी, दो चार्जेस में दो अलग टर्म ऐड हुई, इसमें तीन टर्म ऐड हो जाएंगी, दो तो यही होगी Q1 V R1 Q2 V R2 Q3 V R3, क्योंकि तीसरा चार्ज भी तो उस फील्ड के अगेंस्ट आया है, ये भी साथ में जुड़ जाएगा। तो n चार्जेस का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो n चार्जेस का एक्सप्रेशन बनेगा समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा बेटे आपकी बार हमें, QI V RI n चार्जेस के लिए, प्लस ये टर्म 1/2 समेशन, इसको आप k लिख लीजिए बच्चे, कोई दूसरा वेरिएबल हम दे दें ताकि कंफ्यूजन ना रहे, k इज इक्वल टू 1 to n V K R K। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो V1 R1 आ जाएगा, V1 R1 K1, 2 पुट करोगे तो K2 V R2, 3 पुट करोगे तो K3 V R3, और समेशन का मतलब जोड़ते जाइए उनको, I J QI QJ RI J और साथ में K फैक्टर उसको बाहर ले लीजिए। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर n चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलरेडी वहां पर स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारा रिजल्ट ये आएगा। अब एक दो प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों इससे रिलेटेड। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 कूलम एंड -2 माइक्रोकूलम with no external field placed at a distance -9 cm 00 and 9 cm 00। तो जैसे मान ले ये कोई आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है बच्चों इस टाइप से, एक चार्ज दे रखा है 900 पे और एक दे रखा है -900 पे, सेंटीमीटर में, याद रखें सेंटीमीटर में। तो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जबकि यहां रखा हुआ है 7 माइक्रोकूलम चार्ज और यहां रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम चार्ज। नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड एट दिस पॉइंट रिस्पेक्टिवली, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेज इन्फिनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। पहले तो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए और फिर उसको सेपरेट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देखो अब यहां से देखो बेटे, सबसे पहले आप खुद ही देखो, आप इस मेथड से भी कर सकते हो या दो चार्ज का आपने डायरेक्ट मेथड पता चल गया, आप डायरेक्ट लगा दीजिए। टू चार्जेज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने निकालना है तो वो क्या आएगी, वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था बच्चों K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। तो K कितना है 9 × 10⁹, R1 कितना है Q1 7 माइक्रोकूलम, Q2 2 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई R1 R2, R1 R12 का मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, ये 9 इस तरफ 9 इस तरफ, 18 सेंटीमीटर, 18 × 10⁻² मीटर। ये एनर्जी आ गई बच्चों। और एनर्जी क्या आएगी, ये प्लस के माइनस के चार्ज था, एक प्लस के चार्ज था, तो एनर्जी आएगी माइनस की। किसकी आएगी, माइनस की। मेरी बात समझ रहे हो ना, एनर्जी किस में आएगी बच्चों, माइनस में आएगी। अब एक बात और देखें, यहां पर जो ये एनर्जी निकल के आएगी बच्चों, वो आएगी जूल में। किस में आएगी, जूल में। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये रिजल्ट लगभग 0.7 जूल के आसपास बनेगा। आप कैलकुलेट कर लो बच्चों इसको, 2 डिवाइड
9 11 12 माइनस 1 पावर 0.7 जूल। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हो तो 0.7 माइनस का माइनस 0.7 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि अभी अभी बताया था मैंने, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, तो एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, इससे डिवाइड कर दीजिए। आगे बात समझ में। नेगेटिव, ये तो आगे बेटे पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम सेपरेट द चार्ज टू इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस। कहता है इस सेपरेशन को, ये दो चार्ज रखे हुए हैं, अगर आप इन चार्जेस को यहां से इन्फिनिटी पे अगर लेके जाना चाहते हो, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाना चाहते हो, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1। ओके, व्हाट इज U2, कहां लेके गए, कहां ले गए, इनफाइनाइट लॉन्ग डिस्टेंस पे, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई बच्चों, 0। माइनस कहां से लेके गए, यहां से, यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस 0.7 जूल, माइनस 0.7 जूल। तो इसका वर्क डन कितना आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 0.7 ऑफ जूल। ये इसका वर्क डन आ जाएगा। याद रखना, वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। अगला पार्ट देखो बेटा इसका, सपोज दैट सम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल फील्ड, इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यही जो सेम सिस्टम था ऊपर वाला, ये हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, और एक्सटर्नल फील्ड दे रखा E इज इक्वल टू A बाई आर स्क्वायर, और A की वैल्यू दे रखी है बच्चों, A की वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 कूलाम स्क्वायर मीटर। ये दे दिया, ये फील्ड दे दिया। अगर कहता है अब यही दो चार्ज, पहले तो बेटे कोई फील्ड था नहीं, अब अगर इन दोनों चार्ज को इस फील्ड में रखा जाए, पहले इसको लाके रखा फिर इसको लाके रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले इसको रखो या इसको रखो, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन वही है तो एनर्जी सेम आएगी। तो कहता है अगर इनको लाके रखें इस फील्ड के अंदर, तो फिर नया रिजल्ट क्या आएगा, नई एनर्जी क्या आएगी। ये भी एक पॉइंट देखिए, ध्यान से नोट करते हैं इसको, समझो। तो सबसे पहले बच्चे क्या, अब की बार क्या बताया मैंने, अब हो गया फील्ड का केस, और फील्ड के केस में टू चार्जेज का जो वर्क डन आएगा, अभी पीछे बताया था मैंने, वो क्या आएगा, वो आएगा पोटेंशियल एट R1 मल्टीप्लाई बाई जिस चार्ज को आप लेके आए हो, कौन से चार्ज को लेके आए हो, मान लो इसको लेके आए हो, इंटू 7 माइक्रोकूलम। फिर इस चार्ज को लेके आए हो, एक प्लस चार्ज था बच्चों, एक माइनस चार्ज था, माइनस क्या था अपने पास, 2 था, माइनस 2 माइक्रोकूलम था। तो दूसरे चार्ज को लेके आए हो, प्लस पोटेंशियल जहां उसको रखा है उस पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से, फील्ड की वजह से, मल्टीप्लाई बाई जो चार्ज आपने लेके आए हो माइनस 2 माइक्रोकूलम। तो ये टोटल वर्क निकालोगे तो प्लस इन दोनों का इंटरेक्शन अभी ऊपर निकाला, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R 1 2 1 2 का मतलब 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा अब इसके एनर्जी। अब VR1 कहां से निकालोगे, तो VR1 के लिए अपने पास फॉर्मूला देखो रहा, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, तो E आ जाएगा माइनस E इंटू dr इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस साइन बाहर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखिए बच्चों A बाई आर स्क्वायर इंटू dr, इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1 बाई आर माइनस माइनस प्लस A बाई आर। ठीक है, तो इस VR1 की तो वैल्यू आ गई A बाई R1 इंटू 7 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे A बाई R2 इंटू माइनस 2 माइक्रोकूलम, और ये वैल्यू आपको पता ही है माइनस 0.7 जूल। जूल में निकालो, बाद में इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना। ये गलती मत करना कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दिए, ये जूल में निकाल दिया, सभी एक यूनिट में होने चाहिए। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 5, आप कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो 9 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 7 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके बाद अपने आप कर लेना इसको। R1 कितना है, R1 की वैल्यू है, कहाँ लेके आए हो 7 को रखा बच्चे यहाँ पर, तो इसका पोजीशन क्या है 9 सेंटीमीटर, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, ये कट गया इसके साथ, ये हो गया बच्चे 5 ऊपर जाके हो गया प्लस 10 टू पावर 7, और ये है तो ये आई थिंक 70 कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन भी हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये तो आगे 70, ये आ जाएगी 20, और ये माइनस 0.7। तो उस टाइप से टोटल पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। माइनस इसका कितना आएगा 20 माइनस 0.7
नोट कर लीजिए, ठीक है। ये था बच्चे आपका, तो फील्ड फ्री होता तो ये आंसर था, और अगर किसी फील्ड में रख दिया तो कॉन्फ़िगरेशन देगा, मैंने कहा था आपको कॉन्फ़िगरेशन देगा, उससे आपने पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल पता चल गया, जिस डिस्टेंस पे पोटेंशियल चार्ज रखा उस डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू रख दो, वर्क डन आ जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे बताइए 4 चार्ज को रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। इस स्क्वायर पे 4 चार्ज रख दिए, Q1 Q2, सिंपल केस लिया बेटे, आप अपने हिसाब से इसके और केस करके देख सकते हो अलग अलग चार्जेस के। तो कहता है व्हाट इज द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग ऑल 4 चार्जेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। कितना वर्क करना पड़ेगा 4 चार्जेस को लाने के लिए। देखो ये तरीका था, 4 चार्जेस का वर्क डन, ये तो एनर्जी आई है। तो वर्क डन मैंने क्या बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1। कहां से लेके आए वो कंडीशन बोल देगा, कहां से लेके आए, उसने कहा कि इन्फिनिटी से लेके आने हैं, तो इन्फिनिटी से लेके आए, कहां लेके आए 2 पे, कहां से इन्फिनिटी से। तो U2 यहां आने पर तो कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई, और इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या थी बच्चों, 0 थी। तो U2 पे एनर्जी कितनी आएगी, U2 पे एनर्जी आएगी इसके बीच की एनर्जी, इनकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी। 4 केस तो ये बन गए और 2 केस ये बन गए। तो देखो पहला आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई A, तो Q स्क्वायर बाई A, पहले का, दूसरे का भी इतना ही, तीसरे का भी, चौथे का भी। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 4Q स्क्वायर बाई A। 4 चार्जेस का इंटरेक्शन तो हो गए बच्चे ये, लेकिन 2 तरह का इंटरेक्शन और है, ये और ये आ जाएगा। जो इंटरेक्शन ये आएगा वही इंटरेक्शन ये आएगा, तो आ जाएगा 2Q स्क्वायर डिवाइड बाई A। कौन सा A, ये साइड कितनी आएगी, ये आएगी बच्चों √2A, ये आ जाएगा बच्चों। ओके, एक और क्वेश्चन करके देखो। ये ट्रायंगल दे दी, यहां चार्ज रखा बच्चे Q, यहां चार्ज रखा है Q, यहां चार्ज रखा है Q। मैं सिंपल केस कर रहा हूं, आपको चार्जेस की वैल्यू अलग अलग दे सकता है। ये Q दे दिया, 3Q, ये 4 को, आपके अकॉर्डिंग आपने उसको फाइंड आउट करना। फिर ये ABC पे रखे थे बच्चों, ABC पे रखे थे, इनको मूव करवा के हम लेके जाना चाहते हैं एक नई लोकेशन पे। नई लोकेशन क्या है, मान लिया इसको तो मैं ले आया बच्चों यहां पर, इसको मैं ले आया यहां पर, और इसको मैं ले आया यहां पर, कुछ इस तरह से मैं लेके आया। अब नई जो लोकेशन है वो कुछ इस तरह से आ गई, इस तरह से कोई हमें नई लोकेशन मिलेगी। अब यहां Q है, यहां Q है और यहां Q है। ये नया पॉइंट A डैश है, ये B डैश है और ये C डैश है। इसकी साइड A है, और इनको जो हम जहां मूव करवा के लेके आए हैं, मूव करवाने के बाद इनके बीच का जो सेपरेशन हो गया बच्चे, वो हो गया A/2। ये डिस्टेंस दे दी, A डैश B डैश, B डैश C डैश और C डैश A डैश। ये जो कॉन्फ़िगरेशन दे दिया बच्चों, वो A/2 दे दिया, ये डिस्टेंस। और पहले कितनी थी, A थी। कहता व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट विल बी द वर्क डन। तो वर्क डन आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली कहां, किस कॉन्फ़िगरेशन पे ले गए आप, इस कॉन्फ़िगरेशन पे। माइनस पहले कौन सा था, पहले ये वाला था। अब देखो इस केस में इन्फिनिटी नहीं है, यहां ऑलरेडी इसके पास कुछ एनर्जी थी, यहां ले गए कुछ और एनर्जी है, तो उन दोनों का चेंज इन एनर्जी निकालो। तो इस केस की एनर्जी क्या आएगी बच्चे, Q1 Q2 बाई A, Q1 Q2 बाई A, Q1 Q2 बाई A, क्योंकि तीनों सेम है। तो ये आ जाएगा 3Q स्क्वायर डिवाइड बाई A। ओके, नाउ कहां ले आए उसको, उसको ले आए हम, ये तो हमने ये वाली निकालनी थी बच्चे, ये वाली, इसकी निकालो, क्योंकि फाइनल एनर्जी कहां लेके आए, इस कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहां 6 आ जाएगा, तो क्या आ गया बच्चे 6Q स्क्वायर बाई A माइनस, पहले कितनी थी, पहले थी Q स्क्वायर डिवाइड बाई A, एक की और तीनों की आएगी तो 3 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3Q स्क्वायर बाई A। दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग दीज 3 चार्जेस फ्रॉम पॉइंट A B C टू A डैश B डैश C डैश। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन फील्ड फ्री स्पेस एज वेल एज इन फील्ड स्पेस। और एक टॉपिक हम कहीं तो एक लेक्चर और हम इस पे लगाएंगे,
पोटेंशियल पे लास्ट लेक्चर होगा वो पोटेंशियल लेक्चर 7, जिसमें हम पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।